नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नई दुनिया नया ज़माना इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि सवेरे आप सभी को हमने बताया था कि आज एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, एक ऐसा व्यक्तित्व जो प्रेरित कर रहे हैं एक नई दुनिया नया ज़माना बनाने में। वो हमें हेल्प कर रहे हैं, इस धरती माता को हेल्प कर रहे हैं। और वो एक डॉक्टर हैं जिनके पास इलाज सिर्फ बीमारियों का नहीं बल्कि हमारे शहर और धरती की समस्याओं का भी है। तो ऐसे महानुभव आज हमारे साथ बातचीत करेंगे, लेकिन एक ही प्रोग्राम में है, उनके इतने सारे अनुभव जो है उसे समाहित करना थोड़ा सा मुश्किल होगा दोस्तों। तो इसीलिए हम 2 एपिसोड में बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे उनकी जर्नी की शुरुआत के बारे में, इसके बाद जॉय ऑफ गिविंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे और डोंट कट द कॉर्नर अभियान के बारे में बात करेंगे, नो हॉकिंग प्रोजेक्ट के बारे में भी बात करेंगे, और फिर उसके बाद हम इको ब्रिक्स और कैसे बोतलों की ईंटों से हम पार्क्स बना सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम बातें करेंगे। और कपड़े की थैली अभियान के बारे में भी बात करेंगे अगले आने वाले एपिसोड्स में, और इसके साथ साथ उनकी जर्नी को और बेहतर तरीके से जानेंगे, उनसे प्रेरणाएं लेंगे। अगर कोई युवा श्रोता हमें सुन रहे हैं जो इनके साथ जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। तो हमारे मध्य आज डॉक्टर तेजस एस दोषी जी रहेंगे और आप BMS NEGC फैमिली फिजिशियन और एनवायरमेंटलिस्ट हैं। और इसके साथ साथ आपको गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे खिताबों से नवाजा गया है। तो हम सर से ही उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, डिटेल्स जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। जी सर, तो सबसे पहले तो आज आप हमारे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपसे थोड़ी सी शुरुआत की जर्नी के बारे में आपके जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम शुरुआत करना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में कि ये पर्यावरण के बारे में आपने कैसे सोचा है। आप एक मेडिकल फील्ड के डॉक्टर हैं, तो पर्यावरण और मेडिकल फील्ड कैसे आपने सोचा? सही बात है। आज तो मेरा ये सौभाग्य है कि ऐसे राजस्थान के लोगों के साथ मेरे आज बात करने का मौका मिला, आपकी वजह से मौका मिला है। तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार है इसके बारे में। Whatever we are, that is due to society, मेरा हमेशा मोटो रहा है जी। आज जो भी मैं हूँ वो सोसाइटी की वजह से हूँ जी। और आज हमारी अब जिम्मेदारी है कि हमें सोसाइटी को कुछ वापस देना है जी। जब भी मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा सिर्फ इलाज करना ही मेरा कार्य नहीं रहता है, लेकिन इलाज के मैदान में सफाई, स्वच्छता, ये सभी चीजों को अगर हम ख्याल रखेंगे तो हम बीमारियों से ज्यादा दूर रह सकते हैं जी। इसकी वजह से धीरे धीरे जब भी आई मैं नेचर लवर, माउंटेनियर लवर, ट्रेकिंग भी मुझे बहुत पसंद है जी। तो बहुत सालों से तकरीबन मैं 84 से हिमालय के पर्वतों में मैं ट्रेकिंग करता हूँ। हर साल लगभग 100, 150, 200 बच्चों को लेके भी मैं ट्रेकिंग करने के लिए विविध जंगलों में जाता हूँ जी। लेकिन पिछले कुछ सालों से मैं देखता हूँ कि जंगल में जाते या हिल स्टेशन पे जाते तो धीरे धीरे कचरा, कूड़ा, प्लास्टिक उसकी जगह बहुत ही सारी लैंडफिल पैक होती जा रही है। कोई भी जल का स्रोत हम ले, नदियां ले या कहीं से भी, सभी जगह पे प्लास्टिक की बोतलें, बहुत सारा इसका वेस्ट बढ़ता जा रहा है। और हमें पता है कि प्लास्टिक एक ऐसी चीज है वो तकरीबन 300 साल से लेके 500 साल तक वो लैंडफिल में डिजोल्व नहीं होती, ऐसे ही लैंडफिल से पड़ी रहती है जी। तो इसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि कुछ हमें सोसाइटी के लिए करना चाहिए जी। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर हमारे कहने से हमारे घर वाले भी बदल नहीं सकते तो दुनिया तो क्या बदलने वाली है। तो जो भी प्रोजेक्ट मैं करता हूँ वो ऐसे प्रोजेक्ट है वो हर आदमी अपने तरीके से कर सकता है, प्रॉपर कर सकता है। अगर कोई आदमी घर से सब्जी लेने जाता है और अपने कपड़े की थैली के ले जाता है तो वो बहुत बड़ी समाज सेवा है। ऐसे छोटे छोटे हमने प्रोजेक्ट सोचे, इम्प्लीमेंट करते गए और धीरे धीरे कारवा बनता गया जी। जी सर। सर, आप ब्रांड एम्बेसडर भी हैं स्वच्छ भारत मिशन अर्बन BMC गुजरात सरकार के द्वारा। तो ये सफ़र के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसा रहा? मेरे जो प्रोजेक्ट है वो तकरीबन 26 मई 2014 से मैंने शुरू किया धीरे धीरे करके।
जी। तभी से मैं पिछले 10-11 सालों से मैं देखते आया हूँ कि हर हिल स्टेशन पे, जंगलों में, मैंने जैसे पहले बताया कि प्लास्टिक की कूड़ा हो गई जी। और जब मैं छोटा था जो स्कूल में बैठा हूँ, वो श्री दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन जो बोलते हैं जी। कि आज की नई एजुकेशन पॉलिसी में न्यू प्री प्राइमरी का 85% कोर्स वो हमारे स्कूल का इम्प्लीमेंट पूरे इंडिया में होने वाला है। जी। श्री गिजुभाई बजे का बहुत बड़ा नाम है जिसको मूसली माँ कहा जाता है, जैसे मैडम मोंटेसरी थी जी। वैसे ही गिजुभाई की एक शैक्षणिक पद्धति है जिसके ऑनर जो थे, जो ही स्कूल में मैं पढ़ा हूँ और आज मैं वही स्कूल का वन ऑफ द एक एडवाइजरी कमेटी में भी काम करता हूँ। तो जब हम छोटे थे तभी से हमको स्वच्छता के पाठ पढ़ाए जाते थे, क्या करना चाहिए घर में, अपने आप क्या करना चाहिए, वो धीरे धीरे पढ़ता था, वो हमारी जींस में धीरे धीरे वो आता गया। फिर जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ लिया 2014 में जी। और उसने एक ऐसी मुहिम चलाई कि स्वच्छ भारत की हमें एक प्रेरणा करनी चाहिए, क्योंकि मैं गांधी जी से के विचारों से भी बहुत प्रभावित हूँ। जी। गांधी जी ऐसा बोलते थे कि जिसका शौचालय स्वच्छ उसको घर अंदर देखने की जरूरत नहीं है। सेम थिंग, अगर हमारा घर, हमारा चौगान या हमारा जो सोसाइटी है वो स्वच्छ रहेगा तो एक दिन हम अपने शहर को भी स्वच्छता करें। तो मेरे प्रोजेक्ट से धीरे धीरे बढ़ते हुए 2019 में गुजरात सरकार ने भावनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया मेरे प्रोजेक्ट की वजह से जी। और मेरे हर प्रोजेक्ट में कॉर्पोरेशन का और गवर्नमेंट का बहुत ही बढ़िया सपोर्ट मुझे मिलता है। ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट में मैं उसके साथ रह के करता हूँ तो कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं आता है। जी बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन का आपके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा? बहुत ही प्रभाव है, बहुत ही प्रभाव है जी। तो एक सामान्य व्यक्ति जब बड़ा बदलाव करना चाहता है तो उसे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो आपको कितने सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ा? सबसे बड़ी बात यही है, मैंने पहले ही वाक्य में बोल दिया कि अपने कहने से घर वाले भी बदले नहीं जाते तो सोसाइटी तो क्या बदलने वाली है जी। इसलिए मैंने जो भी प्रोजेक्ट शुरू किया वो अपने से शुरू किया, अपने में बदलाव लाना शुरू किया। मैं किसी को नहीं बोलता कि आप करो ये प्रोजेक्ट, आप करो ये वो करो। जैसे एक हमारा जॉय ऑफ गिविंग प्रोजेक्ट है, मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा कि वो पेन का प्रोजेक्ट है। मैंने पिछले 10 सालों से एक भी प्लास्टिक की पेन यूज नहीं की है। अभी भी जो मैं पेन यूज कर रहा हूँ वो स्टील का पेन है और तकरीबन 3.5 साल से एक ही पेन में यूज करता हूँ। वैसे मैं आई एम मेडिकल डॉक्टर, तो बहुत सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मुझे पेन आते जाते हैं जी। ये गिफ्ट में देके जाते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं पड़ती है जी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भी पिछले जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने तभी से वो एक ही इंक पेन यूज करता है। आप देखना, कभी भी आप देखेंगे तो वही एक पेन है उसके पास है जी। अगर प्रधानमंत्री होके भी जो ये बदलाव कर सकते हैं तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। ऐसे कोई भी प्रोजेक्ट की शुरुआत में बहुत ही नेगेटिविटी आती है, लेकिन डटने से आप धीरे धीरे करते जाएंगे। जब मैंने पहला प्रोजेक्ट शुरू किया 9 अंक 2014 में, तब हमने 14 लोगों के साथ वो प्रोजेक्ट शुरू किया था। आज गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ कि 11 साल के बाद 2025 में तकरीबन 25 लाख से ज्यादा लोग मेरे प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। क्या बात है, बहुत ही खूब, बहुत ही सराहनीय बात है। और मतलब धरती माता बहुत ही खुश हो रही होगी आपके कार्य को देख करके। तो उस प्रोजेक्ट के बारे में भी हम जानेंगे आगे। हाँ जी, एक आशीर्वाद मिले वही बड़ी बात है उन लोगों का। जी 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 सर। तो आपसे आपके और प्रोजेक्ट्स के बारे में भी जानना चाहेंगे, जैसे जॉय ऑफ गिविंग प्रोजेक्ट भी एक है। आपने बोला कि जैसे आप नो प्लास्टिक पेन यूज़ ही नहीं करेंगे, आप स्टील पेन का इस्तेमाल करते हैं। ये देशव्यापी आपने प्रोजेक्ट शुरू की, तो कैसे आपने इस मुहिम को छेड़ा और लोगों तक कैसे पहुंचाया? 2019 की बात है, प्री कोविड तकरीबन एक दिवाली के टाइम में मेरे क्लिनिक में सफाई चल रही थी जी। तो एक ड्रॉर में से तकरीबन 38 से 40 खाली प्लास्टिक के पेन निकले। मैंने पहले बोला कि आई एम मेडिकल फिजिशियन, तो नंबर ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हम लोगों को पेन गिफ्ट में देके जाते हैं जी। तो जब भी पेन की रिफिल खाली होती है तो वो पेन हम डिस्पोज कर देते, नया इतना सारा पेन कर देते, इमीडिएटली हम नया पेन लेके लिखना शुरू कर देते जी। तभी मेरे मन में एक सोच आई कि अगर मेरे पास इतने सारे प्लास्टिक के पेन है, इतना प्लास्टिक वेस्ट है, तो लोगों के पास तो कितना सारा होगा जी। देन वी हैव स्टार्टेड ए सोशल मीडिया कैंपेनिंग। 2019 से मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया कि अगर आपके पास कोई भी प्लास्टिक का पेन है वो आप मुझे भेजिए, उसमें हम रिफिल डाल के निजी स्टूडेंट्स को पहुंचाएंगे। धीरे धीरे लोगों को पास ये सोशल मीडिया पर मैसेज पहुंचेंगे। बहुत प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी मुझे बहुत बढ़िया सपोर्ट मिला। उन लोगों ने भी अपनी अवेयरनेस में किया कि आपके पास ऐसी कोई स्टेशनरी आइटम है प्लास्टिक की, सब डॉक्टर साहब को भेजे।
वी हैव स्टार्टेड सम सेंटर्स इन भावनगर में 2-3 सेंटर किए, अहमदाबाद में सेंटर शुरू किया कि वहां पे भी आप अपनी पेन डिपॉजिट कर सकते हो। टूटी हुई पेन नहीं, लेकिन जो खाली पेन है जिसमें हम रिफिल बदल सकते हैं। लेकिन गर्व के साथ मैं देता हूँ कि ये 5 सालों में तकरीबन हमने 12,28,000 पेन इकट्ठा किया। 12,28,000 जी। और जी उसमें से मोर देन 12 लाख पेन में हमने रिफिल डाल के 3,56,000 स्टूडेंट्स तक को पहुंचाया हमने। ग्रेट सर। 12 लाख पेनों में रिफिल डाल के तकरीबन 3.5 लाख से ज्यादा नीडी स्टूडेंट्स को हमने पहुंचाया। नॉट ओनली इन गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, साउथ के कुछ स्टेट, बंगाल, अरे महाराष्ट्र के थाना का डिस्ट्रिक्ट है, तो गुजरात के जो डांग के डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आदिवासी बहुत लोग रहे जी, बहुत सारे लोगों के पास हमने पेन पहुंचाया। जी जी। ये धीरे धीरे ये जब हमारा कारोबार बढ़ता जाए तब यूएसए से मेरे पास एक फोन है, यूएसए यानी उल्लासनगर से जी, कि वहाँ पे एक रिफिल बनाने की एक कारखाना चल रहा था, उसको मेरे मैसेज मिला होगा। अब सुबह से देखिएगा कैसे लोग जुड़ते जाते, वो मुझे बताना चाहता हूँ जी कि उसके पास एक मैसेज मेरा पहुंचा, तो उसने मेरा कांटेक्ट किया कि सर आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, हम लोग रिफिल बनाते हैं, क्योंकि आज आपको पता है कि हर पेन की रिफिल अलग अलग होती है जी, और इससे वेरी कॉस्टली रिफिल 3 रुपए से 5 रुपए की रिफिल एक पड़ती है। तो उसने मेरे पर फोन किया कि सर हम लोग ऐसी रिफिल बनाते कि वो मास्टर रिफिल कोई भी पेन में चलेगी। मैंने कहा क्या बात बढ़िया है, तो तकरीबन हमको 1 रुपए की रिफिल पड़ती है, लेकिन सर आप इतना बढ़िया काम कर रहे हो तो मैं आपको कहता हूँ 40 पैसे में आपको मैं रिफिल दूंगा जी। ग्रेट। और ही हैज सेंड मी मोर देन 6 लाख रिफिल, 6 लाख रिफिल उसने मुझे भेजा जी। आप सोचो अगर 3 या 4 रुपए की रिफिल मुझे मार्केट से लेनी पड़ती तो 6 लाख रिफिल का तकरीबन 18 लाख कॉस्टिंग होता जी। वो सिर्फ उसने मुझे 40 पैसे में भेजा है, और वो रिफिल ऐसी है कि सभी पेन में चलती है। ग्रेट। तो धीरे धीरे बहुत सारी रिफिल मिली, फिर मेरे प्लास्टिक कंपास बॉक्स आते हैं, जो हमारा स्केल आता है, शार्पनर आते, ऐसे भी चीजें हमको मिलने लगी। लेकिन हम नई चीज नहीं लेते थे, क्योंकि नई चीज लेने से वही रिफिल बचे। दूसरी एक मैं बात आपको बताऊं कि एक प्लास्टिक की जो यूज एंड थ्रो पेन आती है वो एक पेन बनाने में 6.5 लीटर पानी यूज होता है। 6.5 लीटर पता नहीं है, बरोबर जी सर। सोचो कि 12 लाख पेन हमने रीयूज किया, तो ये रीयूज करने की वजह से आपने कितना लीटर पानी बचाया। और मेरे जो भी प्रोजेक्ट है वो 5R पे चलते, 5R भी ट्राई करो। 5R सबसे पहला रिफ्यूज करो आप, फिर रियूज करो। कोई भी चीज को पहले रिफ्यूज करो, प्लास्टिक की चीज आती है तो अगर रिफ्यूज नहीं हो सकता है तो पहले रिड्यूस करो। रिड्यूस हम नहीं कर सकते तो उसको पहले रिसाइकल करने के लिए उसको वापस दे दो जी। रिसाइकल करने के बाद उसको रिप्रोड्यूस, अगर उसमें रिफिल में हम पेन डालते तो रिप्रोड्यूस करके उसको हम नया बनाते हैं, और रिप्रोड्यूस करने के बाद उसको रीयूज करो जी। कोई भी चीज हो जी। ऐसे 5R पे हमारा प्रोजेक्ट चलता है, और मेरा एक स्लोगन है कि रिफ्यूज that you can't reuse, refuse that you can't reuse जी। जो चीज को आप रीयूज नहीं कर सकते उसको आप रिफ्यूज कर दो जी। तो हर आदमी अगर ऐसा सोचेगा, हर स्कूल का स्टूडेंट जैसा सोचेगा कि भाई मैं रिफिल वाली पेन यूज करूंगा, तो वो साल में कितनी सारी पेन बचा सकता है। अगर मैं भावनगर बैठे एक मुहिम शुरू कर सकता, अगर पूरे इंडिया में लोग सोचे तो कितना सारा हम प्लास्टिक बचा सकते। ये मेरा प्रोजेक्ट है, वो जॉय ऑफ गिविंग प्रोजेक्ट है जी। जी सर, बिल्कुल। और जैसे आपने शुरू किया और आपके साथ कारवा जो है वो बनता गया, जुड़ता गया, और आज लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, और इतने सारे राज्यों को आपने ये भेजा, और बहुत सारे स्टूडेंट्स, लाखों में स्टूडेंट्स को आपने ये सप्लाई किया, और बहुत सारे नीडी लोगों को, नीडी स्टूडेंट्स को आपने ये दिया उपयोग के लिए, भारत के भविष्य के लिए आपने उपयोग के लिए दिया, और बहुत ही सराहनीय कदम। जी सर। अरे वही चीज है ना, अगर उसको भी ये मालूम पड़ेगा कि ऐसी रिफिल आती है तो कितने लोग। अच्छा, एक दूसरा हमने स्टडी किया यही बारे में जी। कि जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते नहीं थे, उसके मार्क्स नहीं आते, तो उसको नई पेन मिलने लगी, तो वो लोग क्या, हमने दरेक स्कूलों में क्या किया है कि अगर बच्चे को 2-2 पेन देते, अगर उसके पास पेन खाली होता है तो वो पेन में उसको रिफिल नहीं डालना है, वो पेन उसके टीचर्स को वापस देना है जी। तो उसको टीचर्स उसको नई पेन देगा, एक बार रेड मिलेगा, एक बार ब्लू मिलेगा, एक बार ग्रीन मिलेगा, तो बच्चे पेन जल्दी खाली करने की वजह से अपना होमवर्क जल्दी खत्म करने लगे जी जी जी। 15-15 दिन में रिफिल, इतना मजा है कि उसका जो मार्क नहीं है तो मार्क भी आने लगे जी।
एक प्रोजेक्ट कितना सारा काम कर सकता है, एक बार शुरू करते तभी हमको ये मालूम पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, और निस्वार्थ रूप से जब शुरू करते हैं तभी ही लोग जुड़ते जाते हैं। और जैसे बहुत सारे कम लोगों को पता होगा कि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में आप कार्य कर रहे हैं। सिर्फ एक पेन छोटा सा दिख रहा है हमें कि क्या है ये, रिफिल डालना और देना, क्या रिसाइकल करेंगे इसको, लेकिन कितने बड़े पैमाने पर ये इम्पैक्ट डाल रहा है हमारे समाज में, ये बहुत ही सोचने वाली बात है और आपने इसको प्रैक्टिकल करके दिखाया। अगर मैं हर श्रोता को ये बोलना चाहूंगा कि जो भी श्रोता ये सुन रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं ये बदलाव लाए। अगर वो यूज एंड थ्रो पेन यूज करते हैं उसके बदले रिफिल वाला पेन यूज करें और अपना पेन खाली होने के बाद रिफिल डालेंगे तो भी बहुत सारा वो प्लास्टिक बचा पाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे आपने कहा लगभग 6.5 लीटर्स हम पानी खर्चा करते हैं एक अगर यूज एंड थ्रो पेन हम यूज करते हैं तो। यस सर, आप तो राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान में तो पानी की कटौती होती है ऐसा मैंने सुना गया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, पानी की कमी है यहाँ पर और यहाँ सोच समझ करके यूज करना पड़ता है पानी। जी जी सर, तो अभी भी क्या आपको हम ये पेन वगैरह दे सकते, भेज सकते? हमें भी देख सकते, लेकिन मैं सबको बोलूंगा कि आप लोग अपने अगल बगल में ही वो पेन दो रिफिल डाल के। ओके। अगर आप मुझे वहाँ पे देख रहे हैं आपके पास अगर 10 पेन है तो 10 पेन आप रिफिल डाल के आपके जो अगल बगल में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उसको आप दीजिए जी, उसको मोटिवेट करिए, आप भी रिफिल डाल के दूसरों को ऐसे चेंज शुरू करिए। जी जी। अगर आप राजस्थान से या जो भी श्रोता सुन रहे हो मुझे भावनगर भेजिए, अगर उसके पास 5 पेन है या 10 पेन है या 2 पेन है उसमें रिफिल डाल के उसके कोई भी काम करता हो या स्टूडेंट अगल बगल में उसको दीजिए तो वो उसको भी एक प्रोजेक्ट किया हुआ एक मजा आएगा, उसको भी साथ में जुड़ने का एक मजा आएगा। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर ये आइडियाज़ के लिए, और ज़रूर हमारे श्रोता मित्र जो इस वक्त सुन रहे हैं वो इस कार्य को ज़रूर करेंगे। और श्रोता मित्र आप हमें सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं कि ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है, कोई क्वेश्चन है मन में तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए हम तक पहुंचा सकते हैं, हम डॉक्टर तेजस जी से आपके क्वेश्चन उन तक पहुंचाएंगे। और सर अभी हम आपसे बात करना चाहेंगे, आपने एक डोंट कट द कॉर्नर अभियान की शुरुआत भी की थी, वो क्या है? बहुत मामूली चीज़, इतनी छोटी चीज़ है लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा है। 2020 की साल में भावनगर में बहुत बारिश हुई, तकरीबन 2 दिन में 18 से 20 इंच बारिश हुई जी, और सभी ड्रेनेज लाइन चौकअप हो गई, भावनगर की बहुत पानी पानी जैसा बाढ़ जैसी परिस्थिति हो गई। तो वो ड्रेनेज में से हमने जो भी कूड़ा निकाला कॉर्पोरेशन के द्वारा, वो कूड़ा हमने अहमदाबाद की एक लेबोरेटरी में रिसर्च के लिए भेजा, भाई एक कूड़ा में कौन सी चीज है जी। तो वो कूड़ा में हमको सबसे ज्यादा प्लास्टिक के कॉर्नर मिले। प्लास्टिक की कॉर्नर क्या है वो मैं आपको बताऊं। जैसे भावनगर में हर रोज 2 लाख दूध की थैलियां आती है जी, और सौराष्ट्र एंड गुजरात इज फेमस फॉर गुटखा, हम सबको पता है कि कितने सारे फिल्म स्टार भी इसकी एडवर्टाइज करते जा रहे हैं गुटखा की जी। अब कोई भी एडवर्टाइज देखेंगे तो उसके ऊपर आप देखिएगा जो कॉर्नर है वो पूरा वो कट कर देते हैं जी, लेकिन वो जो कॉर्नर हम दूध की थैली खोलते तो साइड में से हम पूरा कॉर्नर उसका कट कर देते हैं जी। जैसे कोई भी फूड पैकेट भी खोलते तो हम उसका कॉर्नर कट कर देते हैं। जो कॉर्नर हम कट करते हैं वो कहीं ना कहीं हम कूड़े में डाल देते हैं, कूड़ेदानी में डाल देते हैं, यहाँ सीधा बार हमको लैंडफिल पे थ्रो कर देते हैं जी। तो अगर आप सोचो कि भावनगर में सिर्फ दूध की थैलियां रोज की 2 लाख आती है, पर डे दूध की 2 लाख थैली के 2 लाख कॉर्नर हम कट करके रोज लैंडफिल पे डाले तो 1 महीने में या 1 साल में सिर्फ भावनगर में कितने कॉर्नर कट होंगे। तो अगर पूरे गुजरात में या पूरे इंडिया में ऐसे तो कितने सारे फूड पैकेट है जो अभी प्लास्टिक पैकेज में ही आते हैं। तो हमने वी हैव स्टार्टेड ए कैंपेनिंग की डॉट फर्नीचर कॉर्नर, वो थैली जो है प्लास्टिक का उसको छोटा सा कट रखिए, वो कॉर्नर पूरा उसके अलग मत रखिए जी। ओके, छोटा सा कट रखने के बाद उसको हम सर्जिकल कट बोलते हैं, जैसे हमको जैसे कुछ लगा हो जैसे कैसे कापा जैसा गिर जाता है जी जी सर। सिंपल कट रखिए तो जिसकी वजह से वो कॉर्नर है वो पूरा वो थैली के साथ इकट्ठा रहेगा। तो पूरी जो थैली है वो या तो हम इकोब्रिक में डालेंगे या रिसाइकल में बेच सकते हैं, लेकिन अगर वो जो कॉर्नर कट हो गया तो कॉर्नर कहीं ना कहीं वो कूड़े में या बारिश के साथ फिर वो पानी के स्रोतों में चला जाएगा। तो हम देखते हैं कि बहुत सारा माइक्रोप्लास्टिक अब प्राणियों में हमारे में भी माइक्रोप्लास्टिक कहीं ना कहीं आता जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कॉर्नर कट करने की वजह से वी हैव स्टार्टेड ए कैंपेन, अवेयरनेस कैंपेनिंग कि डोंट कट द कॉर्नर।
तकरीबन 300 से ज्यादा स्कूल कॉलेजों में मैं गया हूँ। जी। वहाँ पे ये 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट को मैंने अवेयर किया और सबको मैं बोलता हूँ कि आप भी दूसरे 4 लोगों को 5 लोगों को इसके बारे में बताइए कि जो भी आप फूड पैकेट खाते हो या कोई भी वेफर्स का पैकेट हो या नमकीन का पैकेट हो, उसको खोलने से उसका पूरा कॉर्नर कट मत कर दीजिए। छोटा सा कट करके उसमें से आप सभी चीज निकाल दीजिए। दूध का पैकेट भी है वो थोड़ा खोल के उसमें से कॉर्नर कट मत करिए। बहुत सारी रेसिडेंशियल सोसाइटी, तकरीबन 150 से ज्यादा रेसिडेंशियल सोसाइटी में मैं गया हूँ, तो लोगों को प्रैक्टिकल करके मैंने दिखाया कि भाई ऐसे कोई भी पैकेट आप खोलो। तो इसकी इम्पैक्ट इतनी बड़ी आ गई है भावनगर में कि आज कोई भी फूड पैकेट या दूध की थैली खोलता है तो कोई कॉर्नर कट नहीं करता है। तो पिछले 2 साल से एक भी भावनगर की ड्रेनेज चौकअप नहीं हुई है। जब भी बारिश गिरती है तो एक भी कॉर्नर उसमें नहीं मिलता है। जो भी कॉर्नर मिलता है वो गुटखा का पाउच है या वो बात अलग है। लेकिन ये कॉर्नर की वजह से ये कैंपेनिंग हमने स्टार्ट किया, डोंट कट द कॉर्नर और पुट ए सर्जिकल कट। हमारी भाषा में सर्जिकल हम कट बोलते हैं। जी जी। तो सभी श्रोता को मैं बोलता हूँ, आप भी घर में दूध की थैली आती हो या छाछ की थैली आती हो, जब भी आप खोले तो उससे छोटा सा कट रखिए कि जिसकी वजह से पूरा उसमें से मिल्क या छाछ बाहर निकल जाएगी और वो जो कॉर्नर है वो वही थैली के साथ कनेक्ट रहेगा, जिसकी वजह से पूरी थैली हम रिसाइकल में बेच सकते हैं। ये हमारा अवेयरनेस प्रोजेक्ट है, डोंट कट द कॉर्नर। लेकिन इसका इम्पैक्ट अगर पूरे स्टेट में गिने या पूरे देश में गिने तो कितना सारा फूड पैकेट रोज प्लास्टिक में आता है। तो आप सोच सकते हैं, सभी लोग ऐसा सोचे। और मैंने तो पीएमओ में भी ऐसा बोला हो कि भाई आप जो भी एडवर्टाइज का माध्यम होता है उसमें भी देखिए बहुत सारी एडवर्टाइज टीवी पे आती है जिसमें वो कॉर्नर कट कर देते पूरा। तो लेकिन पीएमओ तक मैं अभी तक पहुंच नहीं पाया हूँ कि भाई ये भी एडवर्टाइज में ऐसा बताए कि इसको कॉर्नर आप कट मत करिए, पूरे सर्जिकल कट, जिसकी वजह से वो कॉर्नर उसके साथ जुड़ा रहे। अगर ये एडवर्टाइज में आ जाएगा तो पूरे देश में लोग कॉर्नर कट करना बंद कर देंगे। राइट सर, बिल्कुल। और उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसे लोग अप्लाई करना शुरू करेंगे, पीएमओ ऑफिस तक ये आपकी संदेश पहुंच जाए और इसे गवर्नमेंट भी, हमारे सरकार जो है इसमें हमें हेल्प करे कि एडवर्टाइजमेंट में जैसे आपने ये कहा। जी बिल्कुल सर, क्योंकि आप एक फिजिशियन हैं, मेडिकल फील्ड के डॉक्टर हैं, तो आप इसे और बेहतर तरीके से समझा पा रहे हैं लोगों को कि सर्जिकल कट आप लगाइए, कॉर्नर वाले कट में। जी सर, तो हमेशा प्रधानमंत्री जी को बोलता हूँ, ही इज ए ब्रांड एम्बेसडर, लेकिन ही इज ए ब्रांड। सुबह 11 बजे बोलते कि शाम को 5 बजे दिया जलाने, तो तकरीबन एक साथ 100 करोड़ लोग दिया जलाते हैं। जी। सुबह वो बोलते कि शाम को थाली बजाने, तो 100 करोड़ लोग एक साथ थाली बजाते हैं। जी तो वो मन की बात या कहीं ना कहीं वो बात करेंगे भाई किसी को कॉर्नर कट नहीं करना है या किसी को यूज एंड थ्रो पेन यूज नहीं करना, तो कितना सारा प्लास्टिक हम पूरे देश में बचा पाएंगे। बिल्कुल सर। तो ऐसे महानुभावों तक आपकी बात पहुँचे तो बिल्कुल पूरा देश सुनेगा और हम छोटा प्रयास कर सकते हैं। हम अपने अंचल में, अपने फैमिलीज में पहले शुरुआत हम अपने आप से कर सकते हैं कि हम आज से कॉर्नर नहीं कट करेंगे। शुरुआत हमें से करनी है। जी सर, आप माइक्रोप्लास्टिक की बात कर रहे थे, तो आप एक डॉक्टर हैं, आप इसे बेहतर समझ पा रहे होंगे और हमें समझा सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर कैसे ये मिल रहा है माइक्रोप्लास्टिक और इससे क्या क्या नुकसान हमें हो रहा है। बहुत ही डेंजरस चीज है। जो भी हम साइंटिफिक स्टडी करते रहे पिछले 10 सालों में, ईच एंड एवरी जो लोग नॉनवेज खाते या जो लोग सी फूड खाते, उसी सभी में माइक्रोप्लास्टिक देखने होने, और माइक्रोप्लास्टिक की वजह से कैंसर, फेफड़े की बीमारियां, पेट की बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां डे बाय डे बढ़ती जा रही है। और हमारे जीन्स में भी अभी बहुत सारा माइक्रोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म प्लास्टिक हमारे ईच एंड एवरी बॉडी में देखने को आया है। जी। बहुत सारे आप देखिएगा कि जो गाय गौ माता है या जो भी, उसको भी जब ऑपरेशन के लिए लाते हैं पांड्रापोल वगैरह में, तो कितना सारा प्लास्टिक उसके अंदर से निकलता है। क्योंकि हम जो भी कूड़ा है, हमारा घर का कूड़ा, वो उसी में डाल के पैक करके सीधा हम रोड पे थ्रो कर देते हैं। जी। बेचारी गौ माता या कोई भी एनिमल को पता नहीं कि इसको खोल के अंदर खोलना, तो वो डायरेक्ट उसको भूख लगी तो वो डायरेक्ट खाना खाने लगती है। जी। फिर सेम चीज सी एनिमल, क्योंकि बहुत सारा प्लास्टिक है वो कहीं ना कहीं पानी के स्रोतों में बहता जाता है, धीरे जाते हैं। तो बहुत सारे सी एनिमल्स है या तालाब में रहने वाली मच्छियां हैं, जैसे कछुए वगैरह, उसको पता नहीं कि ये चीज खानी नहीं चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे स्टडी किए गए कि जिसके अंदर पता चला है कि सी एनिमल से या हमारे आदमियों में भी, ह्यूमन बीइंग में भी बहुत सारा माइक्रोप्लास्टिक, और उसकी वजह से डिजीज भी डे बाय डे बढ़ते जा रहा है।
तो वो बहुत खतरनाक चीज है। जितना प्लास्टिक हम अवॉइड कर सके उतना प्लास्टिक हमारे लिए अवॉइड करके हमें उससे बचना चाहिए। जी सर, बिल्कुल। सर, आपने बहुत सारे अभियान की शुरुआत की और उसे बहुत अच्छे तरीके से आप चला रहे हैं। तो एक आपके प्रोजेक्ट है नो हॉन्किंग, इसका क्या मतलब है और इसकी शुरुआत कैसे हुई? नो हॉन्किंग पहले हमारे यूथ में मैं देखता जाता हूँ कि बहुत सारे रेड सिग्नल के पास या एक टीन एज के जो बच्चे होते हैं कहीं पे भी व्हीकल लेके निकलते हैं तो बिना वजूद के बहुत सारा अपने स्कूटर का या कोई भी बाइक का हॉर्न बजाते रहते हैं। जी बिल्कुल। मैं मेरे घर से ये प्रोजेक्ट शुरुआत की कि मेरे बगल में एक फ्लैट है और वहाँ पे 4th फ्लोर पे किसी फ्लैट ने वो स्टूडेंट्स को किराए पे दिया होगा जी। तो जब वो सुबह 5 साढ़े 5 बजे ट्यूशन के लिए निकलते पूरा रोड खाली था लेकिन वो हर रोज सुबह हॉर्न बजाते बजाते निकलते थे जी। और जब भी मैंने सोचा कि ये कोई एक बीमारी जैसा है, एक से मैनिया है कि पूरा रोड खाली अपना बाइक लेके जाते हैं या कोई भी वाहन लेके जाते हैं और बिना मतलब के हॉर्न बजाते हैं, दैट इज अ वेरी बिग एक्टिव। और हॉन्किंग है वो बहुत बड़ी बीमारी है। धीरे धीरे जितना हॉर्न बजाते थे और जितना वॉइस पॉल्यूशन बढ़ेगा ना कहीं उसमें हमारे ईयर्स को या हमारे बॉडी को इसका इफेक्ट होता है। देन वी हैव थॉट, हाँ एक दूसरी चीज, मेरे जितने भी प्रोजेक्ट है आई एम वर्किंग विद ओनली टीनेज स्टूडेंट, विद कॉलेज स्टूडेंट या कोई बड़े लोगों के साथ मैं वर्क नहीं करता हूँ जी। देन 2014 में वी हैव स्टार्टेड नो हॉन्किंग मूवमेंट। नो हॉन्किंग मूवमेंट, ओके जी। 52 स्कूल, 52 वीक एंड 52,000 स्टूडेंट ऐसे हमने सिलेक्ट किया जी। हम लोग क्या करते थे कि जो भी स्कूल के नजदीक चौराया है एवरी फ्राइडे अगर मॉर्निंग स्कूल रहे तो सुबह 9 से 10 बजे तक और आफ्टरनून स्कूल है तो शाम को 4 से 5 बजे तक उसके नजदीक का जो भी चौराया है ट्रैफिक वाला चौराया वहां पे हमने 50 छोटे छोटे बोर्ड होर्डिंग्स बनाए। कुछ भी बोलने का नहीं, एक लंबी चेन करके वो बच्चे वो होर्डिंग्स लेके खड़े रहते थे जी। जिसके अंदर हमने हॉर्न बजाने से क्या क्या गैरफायदा होता है, ज्यादा हॉर्निंग करने से क्या उसकी इफेक्ट होती है, उसके बहुत सारे स्लोगन हमने लिखे थे जी। वो लेके हम लोग वहां पे खड़े रहते थे। तो जितने भी लोग निकलते थे वहां से वो कहीं ना कहीं वो लोग पढ़ते थे कि हॉर्न बजाने से ये प्रॉब्लम होता है, ज्यादा हॉर्न जरूरत नहीं है, हॉन्किंग बजाने से ये प्रॉब्लम होता है। तो ऐसा इम्पैक्ट हुआ धीरे धीरे कि बहुत सारे स्कूलों में इन लोगों का इम्पैक्ट हुआ। वो बच्चे आज भी वो पेरेंट्स हमें जब मिलते हैं तो वो बोलते सर हम पिकनिक में गए थे और कोई व्हीकल नहीं था और मेरे मुझसे हॉर्न बजाया गया तो तुरंत मेरे बच्चे ने बोला कि डैडी आगे तो कोई व्हीकल नहीं था, हॉर्न क्यों बजाते? बस यही हमारी इम्पैक्ट है जी। वो बच्चे अगर भविष्य के सिटीजन बनेंगे, एक नागरिक बनेंगे, तब वो बिना जरूरत के हॉर्न कभी भी नहीं बजाएंगे जी सर। तो ये मूवमेंट हमको एक ही साल चलाना था लेकिन इतना बढ़िया रिस्पॉन्स हमको मिला। तकरीबन हमने 153 वीक्स 3 साल से ज्यादा तक ये प्रोजेक्ट चलाया। मोर देन 163 स्कूल्स में ये प्रोजेक्ट चलाए और 1.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया जी। सभी पार्टिसिपेंट को ये धीरे धीरे भावनगर से शुरू हुआ, फिर राजकोट, गांधीधाम, गांधीनगर, बॉम्बे, सूरत, बहुत सारी जगह पे ये नो हॉन्किंग मूवमेंट हमारे प्रोजेक्ट से ये शुरू लोगों ने प्रेरणा लेके आगे स्त्रोत किया जी। और मुझे ऐसा भी पता चला कि गवर्नमेंट को भी ये प्रोजेक्ट इतना बढ़िया लगा कि बहुत सारे हिल स्टेशन में भी उसने नो हॉन्किंग जोन बना दिया जी जी। कि बिना जरूरत के हॉर्न मत बजाओ, कोई हॉर्न बजाने की जरूरत ही नहीं है जी। और आज मैं बोलूं कि मेरे व्हीकल में हॉर्न है लेकिन मुझे याद है पिछले कितने सालों में बिना जरूरत के मैंने कभी भी हॉर्न बजाया हो क्योंकि हॉर्न बजाना एक बीमारी है, ज्यादा हॉर्न बजाना। हाँ, अगर ट्रैफिक ज्यादा है या आगे कोई एनिमल्स बैठा है तो आप हॉर्न बजाओ अलग है, सामने रेड सिग्नल है तो सबको पता है पूरा ट्रैफिक जाम है तो क्यों हॉर्न बजाते हो? तो ये मूवमेंट नो हॉन्किंग जो मूवमेंट है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है और आज इतने साल बाद भी वो जब पेरेंट्स वो स्टूडेंट्स मिलते तब मुझे आके वो लोग बताते सर मैंने आज हम लोग बाहर गाँव जाके आए लेकिन एक बार भी हॉर्न नहीं बजाया जी। उसके पेरेंट्स बोलते कि सर मैंने एक बार हॉर्न बजा दिया तो मेरे बच्चा ने मुझे डांट दिया कि डैडी आगे कोई नहीं है तो क्यों आप हॉर्न बजाते हो जी। तो ये 1.5 लाख बच्चे सब आगे पूरे ना कहीं सिटीजन बनेंगे तो कितना बड़ा इम्पैक्ट हमको मिलेगा। बिल्कुल। तो शुरुआत टीनेज की बच्चे को क्यों करना कि उसके ब्रेन में अभी भी वायरस कम होता है जी, उसको हम बदलाव ला सकते। लेकिन जो कॉलेज के स्टूडेंट्स है वो दे आर ऑल एमबीए यानी मने बधु आवड़े थे, मुझे सब कुछ आता है जी जी। उसको बदलाव लाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट और ये सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो टीनेज के मेल स्टूडेंट्स में ज्यादा है
जी फीमेल अभी भी कम हॉर्न बजाती है। वो टू बी वेरी फ्रैंक, हमने बहुत स्टडी किया है इसके बारे में। जी लेकिन मेल टेंडेंसी है वो बहुत ही ज्यादा हॉर्न बजाती है। देन वी हैव स्टार्टेड, ये 3 साल तक हमने प्रोजेक्ट चलाया नो हॉकिंग मूवमेंट करके, नो और हॉकिंग। उसका बहुत बड़ा इंटरेक्शन पास भी देखने को मिलता है। जी सर, बिल्कुल सर। अभी समय तो हो गया है कि यहीं से हम अलविदा कहेंगे और आगे के एपिसोड में आपकी जर्नी के बारे में जानेंगे, इकोब्रिक्स के बारे में जानेंगे। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने इतने सारे जो अभियान आपने चलाया तो बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स आपके साथ घटित हुआ होगा बच्चों के साथ, तो कुछ ऐसे मज़ेदार मोमेंट्स हमारे साथ थोड़ा साझा करना चाहेंगे? एक मैं बढ़िया प्रोजेक्ट आपको बताऊंगा जिसकी प्रोजेक्ट के बारे में हम अगले एपिसोड में बात करने वाले हैं, जो कॉटन बॉक्स प्रोजेक्ट है जी। तो पिछले 3-4 महीने 5-6 महीने पहले 2 बच्चे मैं मेरे कंसल्टिंग में था, मेरे आदमी को वो 500 प्लास्टिक के बैग दे के गए और 10 कॉटन बैग लेके गए वो लोग जी। क्योंकि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो ऐसा है कि भाई 50 प्लास्टिक के बैग आप दो और 1 कॉटन का बैग फ्री लेके जाओ। तो दूसरे दिन में जब सब्जी मंडी में पहुंचा तो वो लोग 20-20 रुपए में वो थैली बेच रहे थे, कापड़ की थैली जी। मेरे पहली सेकंड में तो मुझे बहुत ही गुस्सा आ गया जी। लेकिन मैं तो चलो हमको कैसे सोचे थे कि अगर वो मेरे यहाँ से फ्री लेके तो बाहर बेच रहे हैं वो जी। लेकिन जब मैंने उसको बोला कि बच्चे इधर आओ तो आप क्या करो, तो वो मेरे पास आके बोलता है कि बोलो ना सर। सर बोला, इसलिए मेरी इम्पैक्ट एकदम बदल गई जी। मैंने बच्चे ये आप क्या कर रहे हो, तो सर काला नाला एरिया है ना, वहाँ पे एक डॉक्टर अंकल है, आप सुनिएगा वो कितना बढ़िया बस बात कर रहा है जी। कि काला नाला एरिया में एक डॉक्टर अंकल है, जब भी उसको हम 50 ये देते प्लास्टिक तो वो हमको 1 कॉटन बैग देते जी। तो कल शाम को मैं उसके अस्पताल जाके मैं 500 कॉटन ये प्लास्टिक के बैग दे आया और पूरे रास्ते में से इकट्ठा करके जी। और ये 10 बैग में लेके आया हूँ। तो ये मैं 10 बैग में 20 रुपए में बेचूंगा तो 200 रुपए मुझे मिलेंगे और मैं मेरे ट्यूशन की फी भर दूंगा जी। आई वॉज टोटली स्पीचलेस कि ये प्रोजेक्ट की शुरुआत ऐसी तरह से रिसाइकल पूरी होगी। वो कैसे मैं सोच सकते कि एक आदमी बच्चा जो 5th या 6th स्टैंडर्ड में पढ़ता है वो पूरे सोसाइटी में से 500 जबला से प्लास्टिक बैग से वो इकट्ठा करता है, मेरे क्लिनिक में जमा कर जाता है, वहां से 10 बैग लेके जाता है, उसका 200 रुपए वो कमाता है और उसके ट्यूशन की फी भरता है। जी सर, ये तो मतलब सच में स्पीचलेस है और बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और सोचने वाली बात है ये जी। ये उसी से मेरा नजरिया बदल गया कि क्या ये चीज इतनी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी लाइफ में कि ये एक प्रोजेक्ट लोगों को आमदनी भी कर सकते और अपने आप को आत्महत्या भी करके वो पढ़ने वाला है बच्चा। जी जी। ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल है, मैं शेयर करूंगा नेक्स्ट एपिसोड में जी। तो हम लोग कहीं ना कहीं शुरुआत करते हैं ना तो भगवान तो देखता है कि भाई कुछ अच्छा हो रहा है तो कहीं ना कहीं के कोई रूप में वो आके हमको आशीर्वाद देता है, इतना मुझे पता है। दैट्स ऑल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसे हुआ क्यों हुआ वो पता नहीं, लेकिन लोग धीरे धीरे जुड़ते जाते हैं और अभी सभी लोग ऐसा सोचते कि हमें शुरुआत करना है तो कोई भी देश, हमारा राज्य हो या देश हो, उसको सफाई के आगे कोई नहीं झुका सकता। हम स्वच्छ भारत का निर्माण बहुत जल्दी कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। और कहते हैं डॉक्टर्स की आप हम दवाई देते हैं आप दुआ करिए, लेकिन आपके पास दोनों ही है, दुआएं भी भरपूर है और दवा तो आप लोगों को देते हैं ठीक करने के लिए हेल्थ को, इसके साथ साथ हमारे भारत को, हमारे माँ प्रकृति को स्वच्छ करने के लिए भी आप दुआएं इनकम करने के रास्ता भी बताते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है सर। एंड अभी हम इस एपिसोड को यहीं पर रुकना चाहेंगे। अगली कड़ी में फिर से आपसे मुलाकात होगी, आपकी और प्रोजेक्ट के बारे में हम अपने श्रोताओं को बताएंगे। तो दोस्तों जी सर, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही सौभाग्य और गर्व की बात है हमारे लिए कि आप हमारे साथ जुड़े। हमारे सौभाग्य की बात है कि राजस्थान के श्रोताओं ये सुन रहे और राजस्थान तक मेरी बात पहुंची, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच। जी जी सर। और हमारे कुछ श्रोता पालनपुर में भी रहते हैं क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है, तो पालनपुर से भी जुड़ते हैं और कई अन्य गुजरात के बॉर्डर्स एरिया से भी जुड़ते हैं, उन तक भी आपकी बात पहुंची। और परिवर्तन की शुरुआत एक छोटे विचार से भी होती है, ये आपसे हमने जाना और हम अकेले भी बहुत कुछ बदल सकते हैं आपके विचारों से, ये हमने जाना जी। तो हम स्वच्छता की आवाज़ सुन रहे थे, डॉक्टर तेजस डोसी जी को सुन रहे थे और अगले हफ्ते फिर से एक नई कहानी तो लेकर आएंगे और अगले कड़ी में सर की कहानी को भी हम सुनेंगे जो आज हम नहीं सुन पाए। तो यहीं पर रुकते हैं।
तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM, कार्यक्रम नई दुनिया नया जमाना। नमस्ते।